एक दिन मुझे बर्फ में एक पागल लड़की मिली। उसकी याददाश्त जा चुकी थी और मैंने झूठ बोल दिया कि वो मेरी मंगेतर है। वो सच मान बैठी, मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरी बीमार माँ का ख्याल रखती थी और हर रात मुझसे सिर्फ एक बात पूछती थी, जेजे तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना। लेकिन फिर एक दिन कुछ लोग करोड़ों की गाड़ियों के साथ हमारे गांव आए और मुझे पता चला जिस लड़की को मैं अपनी गरीब फियांसे समझ रहा था वो असल में पूरे देश की सबसे डेंजरस और अमीर महिला थी। उसने जाते वक्त एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं समझ गया मेरे जैसे गरीब लड़के की औकात बस उसके लाइफ का एक मजाक थी। लेकिन 2.5 साल बाद जब मैं उसे भूल चुका था, वो अचानक मेरे सामने आई, मेरी कलाई पकड़कर मुस्कुराई और बोली, फियांसे क्या इस बार भी अपनी याददाश्त खो चुके हो। मैंने लियू रुयान को फिर से स्कूल में देखा। उसने पूरे स्कूल को एक नई लाइब्रेरी डोनेट की थी। इसी वजह से स्कूल ने उसे स्पेशल इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया था। पूरे ऑडिटोरियम में बस उसी की चर्चा हो रही थी। हर कोई उसे देखने के लिए एक्साइटेड था। होस्ट ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, मिस लियू, इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, आपको एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का आइडिया कैसे आया। लियू रुयान कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, ये मेरा सपना है कि जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने की जगह मिले। होस्ट ने फिर पूछा, क्या ये सपना आपके किसी पुराने एक्सपीरियंस से जुड़ा है। इस सवाल के बाद लियू रुयान पूरी तरह साइलेंट हो गई, क्योंकि 3 साल पहले मेमोरी लॉस के बाद उसे एक दूर गांव में छोड़ दिया गया था और वहीं उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय बिताया था। लेकिन उस सच के बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता था। मैं ऑडियंस में बैठा उसे दूर से देख रहा था। आज लियू रुयान लग्जरी कपड़ों में किसी क्वीन जैसी लग रही थी। उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि पूरा हॉल शांत हो गया। और दूसरी तरफ मैं था, एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट जो अभी अभी नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू किया था। हमारे बीच की दूरी 100 मीटर से भी कम थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच एक ऐसी लाल रेखा हो जिसे मैं कभी पार नहीं कर सकता। तभी मेरा रूममेट उसकी तरफ देखकर एक्साइटेड होकर चिल्लाया, भाई ये तो लिटरली गॉडेस लग रही है। दूसरा रूममेट तुरंत बोला, गॉडेस नहीं बे, ये मेरी वाइफ है। उसकी बात सुनकर आसपास बैठे सब लोग हंसने लगे। वैसे इंटरनेट पर कई रिच लोग फेमस होते हैं, लेकिन लियू रुयान जैसी ब्यूटी और फिगर बहुत कम देखने को मिलती है। इसीलिए इंटरनेट पर सब मजाक में उसे अपनी वाइफ बोलते थे। फिर अचानक एक रूममेट ने गॉसिप शुरू कर दी, वैसे तुम्हें पता है ना मेरी वाइफ 3 साल पहले गायब हो गई थी। दूसरा बोला, अरे नहीं, मैंने सुना वो विदेश पढ़ने गई थी, मिसिंग वाली बात तो बस रूमर है। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा, चेंजे तुम तो नॉर्थ वेस्ट से हो ना, सुना है उसे वहीं कहीं पाया गया था, क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर नहीं मिली। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं झूठ बोलने में कभी अच्छा नहीं था, लेकिन लकीली थिएटर की लाइट्स काफी डिम थी, जिस वजह से कोई मेरे चेहरे का गिल्ट नोटिस नहीं कर पाया। क्योंकि 3 साल पहले लियू रुयान सच में मेरे साथ रही थी, और वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में नहीं रही थी, बल्कि पूरे 1 साल तक मेरे ही घर में रही थी। हम इतने क्लोज हो चुके थे कि कई रातें हम एक ही बिस्तर पर सोए थे। मैं उसे अपनी बाहों में लेकर सोता था जैसे वो सच में मेरी फियांसे हो। लेकिन ये सारे सीक्रेट्स अब हमेशा मेरे दिल में दफन रहने वाले थे। तभी इंटरव्यू लगभग खत्म होने वाला था। होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। इतना सुनते ही एक स्टूडेंट तुरंत खड़ा हो गया और उसने ऐसा सवाल पूछा जिससे पूरा माहौल बदल गया। मिस लियू, मैंने सुना है आपका एक फियांसे है और आपने उसका नाम अपने शरीर पर टैटू भी करवाया है, क्या ये बात सच है। इंसानों को गॉसिप सुनना कितना पसंद होता है। ये उसी पल दिख गया। पूरे ऑडिटोरियम का माहौल अचानक एक्साइटेड हो गया। तभी एक आदमी ने बीच में बात काट दी, इसका आज के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ये बोलने वाला था ये नानाजी। वो लियू रुयान के ठीक बगल में बैठा था और आज के इवेंट का दूसरा स्पेशल गेस्ट भी वही था। कहा जाता था कि ये नानजे और लियू रुयान बचपन के दोस्त थे। दोनों फैमिलीज के रिश्ते भी काफी क्लोज थे, इसलिए इंटरनेट पर लोग उन्हें परफेक्ट कपल मानते थे। लेकिन ऑडियंस अब भी उसी सवाल का जवाब चाहती थी, तो क्या टैटू वाली बात सच है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लियू रुयान ने धीरे से अपनी स्लीव ऊपर की और अपनी कलाई पर बना एक वर्ड सबको दिखाया। वहां सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, जी। पूरा हॉल उसी पल शोर से गूंज उठा, क्योंकि ये नानजे उसी के बगल में बैठा था। तो हर किसी को लगा कि ये जी उसी के नाम का हिस्सा है। यहाँ तक कि ये नानजे खुद भी शर्माते हुए सिर झुकाने लगा। उसका रिएक्शन देखकर लोगों को और भी यकीन हो गया। सबको लगा दोनों की जोड़ी सच में परफेक्ट है। लेकिन मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मैं बस जल्दी से डॉर्मेट्री वापस जाकर अपना होमवर्क करना चाहता था। इसीलिए इवेंट खत्म होते ही मैं बैक स्टेज की तरफ निकल गया। लेकिन तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने मुझे रोक लिया। चेंजे, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्या तुम जाकर गेस्ट का कोट उतारने में मदद कर सकते हो। सुबह चाइनीज फूड खा लिया था, अब पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। वो अपना पेट पकड़कर मुश्किल से खड़ा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा। जब मैंने स्कूल सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था, तब उसी प्रेसिडेंट ने मेरी बहुत मदद की थी, इसीलिए मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गेस्ट कोई और नहीं बल्कि लियू रुयान थी। इंटरव्यू खत्म हो चुका था। लियू रुयान अपनी लंबी टांगों के साथ धीरे धीरे बैक स्टेज की तरफ आ रही थी। मैं उसे अवॉइड करना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल उसने मुड़कर मुझे देख लिया और उसकी नजरें कुछ सेकंड तक मुझ पर टिकी रही। अगर मैं उस वक्त भागता तो जाहिर सी बात थी कि उसे शक हो जाता, इसलिए मैं वहीं खड़ा रहा और नॉर्मल बिहेव करने लगा। वैसे भी मैंने मास्क पहन रखा था।
मुझे लगा शायद वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। लियू रुयान ने हल्का सा भौहें सिकोड़ कर पूछा, तुम भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हो? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं कुछ पल चुप रहा और फिर सिर्फ एक सरनेम बोला, लिन। उसी वक्त ये नानजे ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से लेकर जाने लगे। लेकिन जाते जाते भी लियू रुयान बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रही थी। जब वो दोबारा मुझे ढूंढने के लिए मुड़ी, तब तक मैं वहां से गायब हो चुका था। लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं गया था। उनकी आखिरी बातचीत अब भी मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी और हर शब्द मेरे दिल में चुभ रहा था। मत देखो लिन, वो लड़की नहीं है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल उसी जैसी हैं। अगर सच में वही हुई तो क्या? उसने तुम्हारा इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमाए थे। ये नानजे की आवाज थी। मैंने चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुका ली और मेरा शरीर हल्का सा कांपने लगा, क्योंकि उसकी बात गलत नहीं थी। मैं सच में बहुत ग्रीडी हो गया था और आखिर में मैंने ही लियू रुयान को बेच दिया था। पहले मेरा नाम वांग शेंजे था। मेरा होम टाउन नॉर्थ वेस्ट के एक बेहद गरीब गांव में था। वहां की जिंदगी इतनी मुश्किल थी कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी लड़ते थे। और मेरी कहानी भी वहीं से शुरू हुई थी। मेरा गांव नॉर्थ वेस्ट के एक बेहद गरीब इलाके में था। इतना गरीब कि बचपन में हमारे घर में चावल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। कई बार तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। और गरीबी हमारे लिए कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी बन चुकी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरी माँ दूसरों द्वारा फेंके गए नूडल्स उठाकर लाती थी, उन पर लगे कीड़ों और मैगट्स को पानी से धोती। फिर वही नूडल्स पूरे परिवार के लिए पकाए जाते थे। हमारे लिए वही खाना किसी फीस्ट से कम नहीं था। जब मैं 17 साल का था, तब हमारे इलाके में एक भयानक स्नोस्टॉर्म आया। पूरे पहाड़ बर्फ से ढक चुके थे और उसी दिन मैंने पहली बार लियू रुयान को गांव के एंट्रेंस पर देखा। वो अकेली वहीं बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो धीरे से बोली, रुयान। बस इतना ही। उसके बाद वो कुछ और नहीं बोल पाई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मैंने ज्यादा सोचे बिना वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अजीब सा सैडनेस था। बाहर इतनी खतरनाक ठंड थी कि एक रात में कोई भी जमकर मर सकता था। हमारे गांव में हर विंटर ऐसा होता था। कई ड्रंक लोग बर्फ में ही सो जाते और अगली सुबह उनकी लाशें जम चुकी होती थी। सच कहूं तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। मेरे अपने घर की हालत पहले से ही खराब थी, लेकिन वो फिर भी एक इंसान थी। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। इसलिए आखिर में मैं उसे अपने घर ले आया। वो मुझसे कुछ साल बड़ी लगती थी, इसीलिए मैं उसे सिस्टर रुयान कहकर बुलाने लगा। उसके पास कोई आईडी नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान मिटा दी हो। मैं उसे उसके परिवार तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा। हम कई डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज के चक्कर काटते रहे, लेकिन कहीं से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। हालांकि छोटे गांवों में ऐसा होना कोई नई बात नहीं थी। वहां ज्यादातर लोग सिर्फ रिश्तों के दम पर नौकरी करते थे। उन्हें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाने की चिंता रहती थी। उन्होंने बस इतना कहा, घर जाकर नोटिस का इंतजार करो। और फिर हम इंतजार करते रह गए। 1 महीना, 2 महीने, फिर पूरा 1 साल गुजर गया और वो सिली लड़की आखिरकार मेरे घर में ही बस गई। लेकिन सच ये था कि मेरे मन में भी अपने सेल्फिश थॉट्स थे। मैं उसे सिर्फ दया की वजह से नहीं रख रहा था। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी। वो अक्सर कंफ्यूज रहती और कई चीजें भूल जाती थी। बाद में कॉलेज जाकर मुझे पता चला उससे अल्जाइमर्स डिजीज था और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। मुझे हर दिन माँ की देखभाल करनी पड़ती थी। घर का काम, खाना बनाना, पानी लाना, सब कुछ अकेले करना पड़ता था। लेकिन सिस्टर रुयान के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया। वो जवान थी, हेल्थी थी और ताकतवर भी, इसलिए वो फिजिकल काम आसानी से कर सकती थी। हालांकि शुरुआत में वो बिल्कुल यूजलेस थी। उसे कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता था। वो बेहद क्लमजी थी, हर चीज गिरा देती थी और लगभग हर दिन रोती रहती थी, जिससे मैं धीरे धीरे परेशान होने लगा। क्योंकि वो सिर्फ खाती थी लेकिन काम ढंग से नहीं कर पाती थी। मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। एक दिन गुस्से में मैंने उससे कहा, अगर तुम ऐसे ही रही तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये सुनते ही लियू रुयान पैनिक हो गई। उसकी आंखें तुरंत भर आईं। वो घबराकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, जेजे, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। असल में मैंने उससे झूठ बोला था। मैंने कहा था कि जो लड़की हमारे घर का खाना खाती है उसे बाद में मुझसे शादी करनी पड़ती है। ये एक तरह का हार्मलेस झूठ था, क्योंकि ये सिली लड़की जरूरत से ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी ब्यूटी की वजह से गांव के कई लड़के उसके आसपास घूमते रहते थे। कुछ औरतें भी उसे अजीब नजरों से देखती थीं और मुझे डर था कि कहीं कोई उसे बहलाकर ले ना जाए। इसीलिए मैंने मैरिज वाली झूठी कहानी बना दी ताकि वो हमेशा मेरे पास ही रहे। हमारे गांव में गरीब लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी। वहां 10 साल की उम्र में एंगेजमेंट होना भी नॉर्मल माना जाता था। इसीलिए जब मैंने कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो लियू रुयान सच में घबरा गई थी। उसके चेहरे पर पहली बार हेल्पलेसनेस साफ दिखाई दी। उसका चेहरा किसी मूवी हीरोइन जैसा था। लेकिन उस दिन वो मुझे गुस्से और डर से देख रही थी और शायद उसी दिन से उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। लियू रुयान पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। वो हर काम सीखने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे मुझे उसमें कुछ अनयूजुअल चीजें दिखने लगीं। एक दिन स्कूल के कुछ लड़के मुझे बुली कर रहे थे। वो सब मेरे फटे कपड़ों और गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। तभी स्कूल गेट पर मेरा इंतजार कर रही लियू रुयान ने ये सीन देख लिया
और अगले ही पल वो सीधे उन लड़कों पर टूट पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे एक लड़के को जमीन पर गिरा दिया। फिर वो उसे इतनी बेरहमी से मारने लगी कि आसपास खड़े सारे लोग डर गए। उसका हर पंच सीधे बॉडी के डेंजरस पॉइंट्स पर लग रहा था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि पागल बीस्ट हो। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उस पल पहली बार मुझे उससे डर महसूस हुआ। मैं तुरंत भागकर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। सिस्टर रुयान, बस करो, मत मारो। मेरी आवाज सुनते ही वो अचानक रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर जेजे कहेगा कि नहीं मारना तो मैं नहीं मारूंगी। फिर वो चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस लड़के की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर पर ब्रूजेस पड़ गए थे। अगले दिन उसके पेरेंट्स हमारे घर आ गए। उन्होंने मेडिकल एक्सपेंसेस देने की मांग की और हमारी ऑलरेडी गरीब फैमिली पर और बोझ बढ़ गया। उस रात लियू रुयान अनयूजुअली शांत थी। वो कमरे के कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। जब मैं उसे समझाने के लिए उसके पास गया तब मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। सॉरी जेजे, मुझे पता है मैंने गलती की। मैं आगे से ट्रबल नहीं करूंगी। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। वो बिल्ली के बच्चे की तरह रो रही थी। उसे उस हालत में देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, भविष्य में बस अच्छे से रहना। मुझे सिर्फ एक अच्छी वाइफ चाहिए। ये सुनते ही उसने तुरंत सिर हिला दिया। अगले दिन वो अचानक कुछ पैसे लेकर घर आई। मैंने हैरानी से पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? तब पता चला कि उसने अपनी वॉच बेच दी थी। वही एक्सपेंसिव वॉच जो उसके पास पहली बार मिली थी और जिसे देखकर ही लगता था कि वो किसी रिच फैमिली से है। मैं तुरंत घबरा गया। तुमने वो वॉच कैसे बेच दी? भविष्य में अपने फैमिली को ढूंढने के लिए उसी की जरूरत पड़ती। लेकिन लियू रुयान बस मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान उस वक्त बेहद गर्मजोशी भरी थी। वो धीरे से बोली, तुम ही मेरा फैमिली हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। सच कहूं तो मुझे लगा था कि वो बेवकूफ बन गई है। उसकी वॉच की कीमत उन पैसों से कहीं ज्यादा रही होगी। लेकिन लियू रुयान को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। अब वो पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी थी और वो सिर्फ मेरी बातें सुनती थी। लेकिन बाद में वो लड़का बहुत अनलकी होने लगा। कभी उसके जूतों में नेल्स निकल आते, कभी उसके कपड़ों में कीड़े भर जाते। एक बार तो उसके खाने के चावल में मरे हुए कीड़े निकल आए और हर बार उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता रहता। एक दिन जब वो साइकिल चला रहा था तभी अचानक उसका टायर फट गया। वो सीधे नदी में जा गिरा। इतनी सारी कोइंसिडेंसेस एक साथ होना इम्पॉसिबल था। तब मैंने धीरे से लियू रुयान की तरफ देखा और वो बस मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो समझ आता है कि उस समय से ही लियू रुयान अलग थी। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो आम लोगों में नहीं होता। लेकिन तब मैं इतना समझदार नहीं था। एक बार मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, तभी उसने अचानक मेरी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर दी। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। फिर मैंने पूछा, क्या तुमने पहले इंग्लिश सीखी है? ये सुनते ही वो खुद भी कंफ्यूज हो गई। वो कुछ सेकंड तक ब्लैंक होकर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, क्या मैंने पहले कभी इंग्लिश सीखी थी? उसकी आंखों में उस वक्त अजीब सी उलझन थी। भले ही लियू रुयान अपनी मेमोरी खो चुकी थी, लेकिन लैंग्वेज का इंस्टिंक्ट अब भी उसके अंदर बाकी था। उसे कई चीजें नेचुरली आती थी। कभी कभी वो ऐसे वर्ड्स बोल देती जो हमारे गांव में किसी ने कभी सुने तक नहीं थे। एक दिन मेरी माँ ने मुझे धीरे से कहा, रुयान शायद किसी बड़े शहर से आई है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ, भविष्य में मैं भी बड़े शहर जाऊंगा? लेकिन माँ के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। अगर लियू रुयान सच में किसी बड़े शहर की लड़की हुई तो हमारे बीच का फर्क आसमान और जमीन जैसा होगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। हमारा पुराना घर इतना कमजोर था कि छत से पानी टपकने लगा। बिस्तर पूरी तरह भीग चुका था, इसीलिए उस रात मुझे जमीन पर सोना पड़ा और मेरे साथ लियू रुयान भी वहीं लेट गई। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने करीब कि एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। बाहर बारिश की आवाज लगातार गूंज रही थी, लेकिन कमरे के अंदर अजीब सी शांति थी। तभी लियू रुयान ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ तो? मेरी आवाज में डर साफ था। मैंने धीरे से कहा, सुना है शहरों के स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे डर है कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं फिर भी मैं उनसे कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लियू रुयान ने पूछा, तुम फ्यूचर में किस कॉलेज जाना चाहते हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, बेजिंग। मैं कैपिटल जाकर तियानमेन देखना चाहता हूँ। ये बोलते हुए मुझे खुद थोड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने तुरंत कहा, हंसना मत, हर गांव के बच्चे का तियानमेन देखने का सपना होता है। लेकिन लियू रुयान बिल्कुल नहीं हंसी। उसने बहुत सॉफ्टली जवाब दिया, ठीक है, फिर हम बेजिंग जाएंगे, माँ को भी साथ लेकर जाएंगे। उसकी आवाज उस वक्त बेहद जेंटल थी। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर पूछा, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो? इस बार उसने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, तो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी, मैं जरूर तुम्हें बेजिंग लेकर जाऊंगी। उसकी आवाज में अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे मेरे दिल को छू लिया हो। 18 साल की उम्र में शायद पहली बार मैंने अपने दिल की धड़कन इतनी तेज महसूस की थी। मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ, क्योंकि लियू रुयान मेरी फियांसे थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके शरीर की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी।
कुछ सेकंड के लिए उसका शरीर हल्का सा स्टिफ हो गया, लेकिन फिर उसने भी धीरे से मुझे गले लगा लिया और हम दोनों चुपचाप वैसे ही पड़े रहे। हमने उस रात कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो पल बेहद खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया वहीं रुक गई हो। अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो समझ आता है कि उस रात बहुत कुछ अजीब था। मैं उस वक्त अपनी फीलिंग्स में इतना खो चुका था कि लियू रुयान की एब्नॉर्मेलिटी नोटिस ही नहीं कर पाया। वो असल में बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं थी। वो हर बात परफेक्टली समझती थी और हमेशा बहुत केयरफुली बिहेव करती थी। उसकी आंखें अंधेरे में हल्का सा चमक रही थी, जैसे उनके अंदर अपनी अलग रोशनी हो। लेकिन उस वक्त मैं इतना मैच्योर नहीं था कि ये सब समझ पाता। मेरे लिए वो बस मेरी रुयान थी, वही लड़की जो हमेशा मेरे साथ रहना चाहती थी। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं कुर्सी पर लेटा हुआ था, तभी अचानक गेस्ट रूम की तरफ से आवाजें आने लगी। लियू रुयान किसी पर बहुत गुस्सा कर रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। मैंने चुपचाप खिड़की से अंदर झांका और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं जम गया। लियू रुयान किसी आदमी की उंगलियां जोर से दबाए खड़ी थी। उसकी आंखों में टेरिफाइंग कोल्डनेस थी। फिर उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, बकवास बंद करो। मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। क्या ये वही लियू रुयान थी? वही लड़की जो हमेशा मेरे पीछे घूमती रहती थी? वही जो कहती थी कि वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी? वही जो मेडिकल फीस खोने पर चुपके से रोई थी? शायद यही उसका असली रूप था। बीजिंग आने के बाद मैंने कई फाइनेंशियल मैगजीन्स पढ़ी और तभी मुझे पहली बार लियू रुयान की असली पहचान के बारे में पता चला। वो मुझसे पूरे 8 साल बड़ी थी और लियू ग्रुप की सेकंड डॉटर थी। भले ही वो इलेजिटिमेट डॉटर कही जाती थी, लेकिन इससे उसकी नोबल आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। 30 साल से कम उम्र में ही उसने बिजनेस वर्ल्ड में नाम कमा लिया था, लेकिन उसकी मेथड्स बेहद क्रूर मानी जाती थी और लोग उससे डरते भी थे। 1 साल पहले लियू रुयान ने अपनी ही बड़ी बहन को मेंटली कोलैप्स करा दिया था और फिर लियू ग्रुप की अकेली हेयर बन गई। उसकी क्रूरटी की स्टोरीज बिजनेस वर्ल्ड में काफी फेमस थी, लेकिन आज पहली बार मैंने वो चेहरा अपनी आंखों से देखा था। वो मेरे लिए जानी पहचानी भी थी और पूरी तरह अजनबी भी। मैं अब भी बाहर खड़ा हेजिटेशन में था, तभी अंदर से उसकी ठंडी आवाज आई, कोट बाहर छोड़कर क्यों नहीं जा रहे? मैं कुछ सोच ही रहा था कि अचानक डोर खुल गया। बाहर कौन है? लियू रुयान खुद बाहर आ गई। उसका चेहरा अभी भी बेहद कोल्ड लग रहा था और उस पल मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने खुद को काम किया। मैंने मास्क और कैप पहन रखी थी, अपनी आवाज भी जानबूझकर बदल ली थी, इसलिए मुझे लगा कि वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। मैंने धीरे से कहा, ये कोट मिस्टर ये के लिए है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, चेंजे, तुम अभी तक डॉर्मेट्री वापस नहीं गए? जैसे ही उस स्टूडेंट ने मेरा नाम लिया, उसी पल लियू रुयान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि मेरी सांस रुक गई। वो लगातार मेरी तरफ घूर रही थी। फिर उसने धीमी लेकिन डेंजरस आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं पूरी तरह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में शक बढ़ता जा रहा था। अगले ही पल उसने मेरा मास्क हटाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसी समय मैंने उसकी आंखों में वो फैमिलियर स्टेयर देखा, वही नजर जो 3 साल पहले मुझे देखती थी। तभी पीछे से फिर आवाज आई, चेंजे, तुम यहाँ हो। ये आवाज सुनते ही लियू रुयान अचानक रुक गई। उसने पहले मुझे देखा, फिर उस लड़के को जिसने मुझे बुलाया था। मैंने तुरंत मौका देखकर कहा, पब्लिक रिलेशंस मिनिस्टर ने मुझे अभी बुलाया है, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। मेरा क्लासमेट तुरंत बोला, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने जल्दी से कोट नीचे रखा और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। उस वक्त मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। छोटे थिएटर से बाहर आने के बाद जाकर मैंने राहत की सांस ली। तभी वो लड़का क्यूरियस होकर पूछने लगा, चेंजे, तुमने अभी मिस लियू से क्या बात की? मैंने कैजुअली जवाब दिया, बस उन्होंने मुझे एक छोटा काम दिया था। लेकिन वो अब भी कंफ्यूज था। उसने धीरे से कहा, सच बोलूं तो तुम दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर बहुत वियर्ड था। मैंने पूछा, वियर्ड कैसे? वो तुरंत बोला, ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हें खा जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर कड़वा सा हंस पड़ा, क्योंकि वो गलत नहीं था। लियू रुयान सच में मुझे निगल जाना चाहती थी और इसकी शुरुआत हुई थी मेरी 18 साल की समर वेकेशन से। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने वाले दिन हमारे गांव में एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आया। उसका नाम था ये नानजे। उसने खुद को लियू रुयान का पुराना दोस्त बताया और कहा कि वो उसे वापस ले जाने आया है। उस पल मेरी माँ की सारी बातें सच साबित हो गई। लियू रुयान सिर्फ बड़े शहर की लड़की नहीं थी, वो एक बेहद अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके यहाँ आने के पीछे की कहानी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। असल में उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी अपनी बहन ने उसे ट्रैप किया था, जिसकी वजह से उसकी जान लगभग चली गई थी। हालांकि वो किसी तरह बच गई, लेकिन उसके दिमाग पर गंभीर चोट लगी थी और उसी वजह से उसकी मेमोरी चली गई। शुरुआत में मैंने ये नानजे को नॉर्मल गेस्ट की तरह ट्रीट किया, लेकिन फिर मुझे एक शॉकिंग बात पता चली। उसके नाम में भी जी कैरेक्टर था और उसी पल मेरे दिमाग में कई चीजें एक साथ जुड़ गईं। क्योंकि गांव में कोई मुझे जिया नहीं बुलाता था, वहां सब मुझे शियाओमिंग कहते थे। मेरी माँ भी मुझे उसी नाम से बुलाती थी, सिर्फ लियू रुयान ही मुझे जी कहती थी। पहले मुझे ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता था, लेकिन अब मुझे उसका जवाब मिल चुका था। हर बार जब लियू रुयान मुझे जय बुलाती थी, क्या वो असल में किसी और को याद कर रही थी? क्या वो मुझे देखकर ये नानजे के बारे में सोचती थी? क्या उसकी सारी काइंडनेस सिर्फ एक इल्यूजन थी? ये सवाल उस वक्त मेरे दिल को अंदर से तोड़ रहे थे। ये नानजे बेहद हैंडसम था। उसका सूट, उसकी शूज, सब कुछ चमक रहा था। जब वो लियू रुयान के साथ खड़ा होता तो दोनों किसी रिच एलीट कपल जैसे लगते थे। और दूसरी तरफ मैं था, मेरी फटी हुई पैंट से निकली कील,
उस वक्त मुझे खुद एक मजाक जैसी लग रही थी। हम दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी मैं हार मानने को तैयार नहीं था। मैं एक जवाब जरूर सुनना चाहता था। जब ये नानजे लियू रुयान को ले जाने लगा तब मैंने उसे रोककर पूछा, क्या तुम अपनी मर्जी से जा रही हो? ये सुनते ही ये नानजे हल्का सा हंस पड़ा। उसकी नजरों में साफ सुपीरियोरिटी थी। वो बोला, बिल्कुल अपनी मर्जी से। वो लियू ग्रुप की बेटी है, उसके पास इनहेरिट करने के लिए अरबों की प्रॉपर्टी है। क्या तुम चाहते हो वो तुम्हारे साथ गरीबी में जिंदगी बिताए? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने बस लियू रुयान की तरफ देखा और कहा, मैं उसका जवाब खुद सुनना चाहता हूँ। कुछ सेकंड बाद एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी, नानाजे, थैंक्स टू यू। मैं ऑलमोस्ट किसी के जाल में फंस गई थी। ये लियू रुयान की आवाज थी। मैं उस आवाज को कभी गलत नहीं पहचान सकता था और उसी पल मेरा दिल टूट गया। ये नानजे ने मेरी तरफ देखकर कहा, अब साफ सुन लिया ना, मैं उसे वापस ले जा रहा हूँ। फिर उसने मेरे सामने पैसों से भरा बैग रख दिया और बिना सीधे बोले रूल्स समझा दिए। मैं सच में वो पैसे नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरी माँ की हालत बहुत खराब थी। उससे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत थी। लियू रुयान मुझे छोड़ चुकी थी। मैं अपनी माँ को भी खो नहीं सकता था। उस पल मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद को काम कर लिया। अगर लियू रुयान मुझे छोड़ ही रही थी तो कम से कम उसकी आखिरी वैल्यू तो मिलनी चाहिए। और फिर मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मुझे जिंदगी भर गिल्टी रखा। मैंने ये नानजे की तरफ देखकर कहा, बस इतने पैसों में काम नहीं चलेगा। तुम लोग बिल्कुल सिंसियर नहीं लग रहे। मेरी बात सुनकर वो विजिबली शॉक्ड हो गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा बोलूंगा। वो कुछ सेकंड मुझे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम उतने सिंपल नहीं हो जितने दिखते हो। मैं हंस पड़ा। हाँ, मैंने उसे अपने घर में रखा था और वो सिर्फ आज के लिए नहीं था। अब अगर तुम्हें सब कुछ क्वाइटली खत्म करना है तो जल्दी पैसे बढ़ाओ और मेरा मुंह बंद करो। मेरी आवाज में कोई शर्म नहीं थी। ये नानाजे इतना गुस्से में आ गया कि कुछ पल बोल ही नहीं पाया, लेकिन आखिर में उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और मैंने वो सारे पैसे ले लिए सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए। लेकिन इतनी बड़ी रकम भी मेरी माँ की जान नहीं बचा सकी। जिस दिन मेरा एडमिशन लेटर आया उस दिन वो खुशी से रो पड़ी थी और वही आखिरी बार था जब मैंने उसे हंसते देखा और वही आखिरी बार था जब मैंने उसे रोते हुए भी देखा। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, जिया जिया, अच्छे से पढ़ाई करना, मेरे लिए टियानामेन और ग्रेट वॉल जरूर देखना। मैं पूरी जिंदगी गांव की औरत बनकर रह गई, तुम्हें अच्छी जिंदगी भी नहीं दे पाई। तुम मुझे ब्लेम तो नहीं करोगे ना? उसकी आवाज उस वक्त बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें माँ वाला प्यार अब भी भरा हुआ था। मैं उसे कैसे ब्लेम कर सकता था? उसने मुझे अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी। जो कुछ उसके पास था सब मुझे दे दिया। मैं उससे बेहद प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। उसके बाद मैं बीजिंग चला गया। मैंने टियानामेन भी देखा और ग्रेट वॉल भी, लेकिन उन जगहों को देखकर खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो इंसान जिसके साथ मैं ये सपना शेयर करता था अब मेरे साथ नहीं थी। बीजिंग आने के बाद मैंने अपना नाम बदल लिया, वांग चेंजे से लिन जियांगजे। मैंने अपने पुराने पास्ट को पीछे छोड़ने की कोशिश की और धीरे धीरे लियू रुयान की यादें भी धुंधली होने लगी। कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। लेकिन कभी कभी बिजी सड़क पर चलते हुए मुझे अचानक उसकी याद आ जाती। मैं सोचता, यही वो सिटी है जहां वो बड़ी हुई होगी। ये सारे ऑर्डिनरी सीनरी उसके लिए नॉर्मल होंगे। और फिर मैं खुद पर हंस पड़ता, क्योंकि अब हमारा दोबारा मिलना इम्पॉसिबल था। मुझे लगा था हमारी कहानी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन शायद डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, क्योंकि जिस रेड फ्लैग को मैंने गिरा हुआ समझा था वो असल में अभी पूरी तरह गिरा ही नहीं था। कुछ दिन बाद स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग फिर हुई। तभी प्रेसिडेंट ने अचानक कहा, पिछली बार जब प्रेसिडेंट लियू गई थी तो वो सबके रिज्यूम्स भी साथ ले गई थी। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। रिज्यूम? मैंने शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखा। प्रेसिडेंट कैजुअली बोला, हाँ पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने सभी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मांगी थी। और उसी पल मुझे एक बहुत बुरा एहसास हुआ। बाकी लोग शायद नहीं समझ पाए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि वो रिज्यूम्स क्यों ले गई थी। रिज्यूम में सिर्फ नाम और फोटो नहीं होते, उसमें होम टाउन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है। उसके सामने मैं अब पूरी तरह ट्रांसपेरेंट था। फिर भी मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद बाकी थी। अब लियू रुयान के पास सब कुछ था, पावर, मनी, स्टेटस, सब कुछ। तो फिर वो मेरे जैसे गरीब स्टूडेंट पे क्यों ध्यान देगी? मैं खुद को यही समझाता रहा। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग ऑफिस से बाहर निकलने लगे। तभी मेरे आगे चल रहा लड़का अचानक रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। मैंने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में कहा, लियू। मैंने तुरंत सिर उठाकर सामने देखा और अगले ही पल मेरी सांस अटक गई, क्योंकि कॉरिडोर में लियू रुयान खड़ी थी। वो दीवार से टिककर मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में वही डेंजरस कामनेस थी। मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी आवाज मेरे पीछे गूंज उठी। लिन जियांगजे बहुत समय बाद मिले। उसके बाद वो मुझे सीधे एक लग्जरी रेस्टोरेंट में ले गई। मेनू में एक डिश की कीमत ही मेरे पूरे महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर थी। लेकिन लियू रुयान ने खुद कुछ ऑर्डर नहीं किया। वो बस मुझे खाता हुआ देखती रही और मैं भी उसके सामने पोलाइट बनने का नाटक नहीं कर रहा था, क्योंकि अब भागना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा पहले पेट भरकर खाना ही खा लेता हूँ। मैं आराम से क्रैब तोड़कर खाने लगा और पूरे समय वो चुपचाप मुझे देखती रही। पता नहीं कितना समय गुजर गया। फिर अचानक उसने पूछा, तुम मुझसे बचकर क्यों भाग रहे हो? हमारी रियूनियन के बाद ये उसका पहला सवाल था। मैंने बिना सिर उठाए क्रैब का एक पीस खाया, फिर कैजुअली बोला, मिस लियू, आप मजाक कर रही हैं। मैं बस एक गरीब स्टूडेंट हूँ और आप एक बड़े ग्रुप की एयर हैं।
हम दोनों का अब कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये सुनकर वो कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, ये रेस्टोरेंट सिटी का सबसे टॉप प्लेस है। यहाँ आने वाले लगभग हर गेस्ट को मैं जानती हूँ। मैं समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहती है, इसलिए बस चुपचाप सुनता रहा। तब उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ और सब लोगों ने हमें साथ आते देखा है। बहुत जल्द लोग तुम्हारी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे और हमारे रिलेशनशिप की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर तुम बचना भी चाहो तो अब नहीं बच पाओगे। उसकी आवाज़ बेहद काम थी, लेकिन हर शब्द में वार्निंग छिपी हुई थी। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्रैब खाते हुए कहा। वैसे भी पहली बार इतना डिलीशियस क्रैब खा रहा हूँ। मरने से पहले इतना खाना मिल जाए वही काफी है। मेरी बात सुनकर उसके होंठ हल्के से उठ गए। फिर उसने अचानक कहा, इससे भी ज्यादा डिलीशियस चीज है। मैंने कैजुअली पूछा, क्या? उसने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया। मैं और मेरा हाथ वहीं रुक गया। कुछ सेकंड तक पूरा टेबल साइलेंट हो गया। फिर मैंने ऑकवर्ड होकर पूछा, क्या आपके बॉयफ्रेंड को ये सब पता है? लियू रुयान तुरंत बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी आवाज में हल्की इरिटेशन थी। लेकिन ये नानजे, तुम दोनों तो शादी करने वाले कपल जैसे लगते हो। मेरी बात सुनते ही उसने सीधा जवाब दिया, बकवास, वो सिर्फ मेरा असिस्टेंट है। मैं उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि पुरानी लियू रुयान कभी इस तरह की बातें नहीं करती थी। लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी कोल्डनेस थोड़ी कमजोर पड़ गई, जैसे वो खुद भी कंफ्यूज्ड हो। वो धीरे से बोली, मेरा उसके साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, शादी जैसी बात तो बिल्कुल नहीं। मैं तुरंत हंस पड़ा। तो फिर आप काफी डेंजरस हैं, क्योंकि आपने सबको गलत समझने दिया। ये बोलते हुए मैंने क्रैब शेल मुंह से बाहर निकाला, लेकिन गलती से वो शेल सीधा लियू रुयान के चेहरे पर जा लगा और वो वहीं स्टन्ड होकर फ्रीज हो गई। यहाँ तक कि उसने उसे पूछा भी नहीं। मैंने कैजुअली कहा, मुझे बस लगता है कि हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। अगर हर रूमर क्लियर करने बैठूं तो पूरी जिंदगी वही करता रह जाऊंगा। मेरी बात सुनकर लियू रुयान कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। मेरी बात सुनते सुनते लियू रुयान अचानक रुक गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी। उस जैसी पावरफुल और एरोगेंट औरत आखिर किसी को इतनी सफाई क्यों दे रही थी? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, आपकी बात में थोड़ी लॉजिक तो है। कम से कम अच्छा हुआ कि मैंने फीलिंग सीरियसली नहीं ली। 2 मिलियन में खुद को बेच देना वैसे देखा जाए तो बैड डील नहीं थी। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। फिर उसने ठंडी आवाज में पूछा, तो क्या अभी मेरे साथ सोने को तैयार हो? उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन मैंने बस उसे चुपचाप देखा। अगले ही पल वो मुझे सीधे पॉश में घसीट कर ले गई। जो रास्ता नॉर्मली 1 घंटे का था उसे उसने सिर्फ 30 मिनट में पूरा कर दिया। पूरे रास्ते कार के अंदर भारी साइलेंस था और उसका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। जब हम विला पहुंचे तो अंदर की लाइट्स तक बंद थी, जैसे वो पहले से ही किसी स्टॉर्म की तरह फटने वाली हो। दरवाजा बंद होते ही उसने मुझे दीवार के पास धक्का दे दिया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन तभी मैंने अचानक कहा, मुझे प्रेसिडेंट ऑफिस में इंटर्नशिप चाहिए। ये सुनते ही लियू रुयान फ्रीज हो गई। उसकी सारी मूवमेंट्स अचानक रुक गई। मैंने दोबारा साफ शब्दों में कहा, लियू हेडक्वार्टर्स के प्रेसिडेंट ऑफिस में। वहां सिर्फ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स जा पाते हैं। मेरे जैसे इंसान को वहां पहुंचने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये मौका चाहिए। लियू रुयान धीरे धीरे मुझसे दूर हट गई। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम सीरियस हो? मैं हंस पड़ा। बिल्कुल, मैं लियू ग्रुप में सीखना चाहता हूँ ताकि ग्रेजुएशन के बाद अच्छी नौकरी मिल सके, बस इतनी सी बात है। मेरी आवाज पूरी तरह इमोशनलेस थी। अगले ही पल जोरदार आवाज गूंजी। लियू रुयान ने गुस्से में पास रखा वासे तोड़ दिया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। वो मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे पूरी तरह टूट चुकी हो। फिर कांपती आवाज में बोली, क्या हमारे बीच सिर्फ इस्तेमाल ही बचा है? कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। मैंने बिना हेजिटेशन जवाब दिया, और क्या? तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। तुम चाहो तो मुझे मनाओ या फिर वापस ले आओ। तुम्हें जो चाहिए तुम खरीद सकती हो। उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। लेकिन मैंने सिर हिला दिया, नहीं, वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए। फीलिंग्स मेरे किसी काम की नहीं। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें कांप गईं। फिर उसने भारी आवाज में कहा, वांग जियांगजे। मैंने तुरंत उसे बीच में रोक दिया। अब मेरा नाम लिन जियांगजे है। मेरी माँ और मैं दोनों बदल चुके हैं। कुछ सेकंड बाद मैंने धीरे से कहा, और वैसे भी वो 2 साल पहले मर चुकी हैं तुम्हारे जाने के बाद। ये सुनते ही लियू रुयान पूरी तरह साइलेंट हो गई। उसका चेहरा और भी सफेद पड़ गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लियू रुयान, मैं अब ऑर्फन हूँ। मेरे जैसे इंसान दिल रखने डिजर्व नहीं करते। मेरी आवाज में दबा हुआ दर्द साफ था। तुम्हें पता है मैंने वो दिन कैसे काटे? 1 महीने के अंदर। पहले तुम चली गई, फिर मेरी माँ भी। मैं किसी को रोक नहीं पाया। मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका और तुम्हें भी नहीं रोक पाया। हाँ, मैंने ये नांजे के पैसे लिए थे क्योंकि मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे, और तुम पीछे मुड़कर भी नहीं देखी। कमरे का माहौल लगातार हैवी होता जा रहा था। उसके हाथ से खून टपक कर फर्श पर गिर रहा था, लेकिन वो बस मुझे देखती रही। मैंने धीरे से कहा, मैं बीजिंग में अकेला था। मुझे हर हाल में सरवाइव करना था। अगर एक दिन भी रिलैक्स करता तो शायद खाने तक के पैसे नहीं बचते। फिर मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, रुयान, तुम मुझसे पूछती हो कि मेरे पास दिल है या नहीं,
लेकिन ये सवाल पूछने वाली तुम, क्या तुम्हारे पास दिल है? ये सुनते ही उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसकी आंखें इतनी लाल हो चुकी थीं जैसे अगले ही पल खून के आंसू निकल आएंगे। मुझे लगा था अब वो गुस्से में फट पड़ेगी, शायद मुझे इंसल्ट करेगी या फिर जोर से डांटेगी। लेकिन काफी देर की खामोशी के बाद लियू रुयान ने धीरे से सिर झुका लिया और उसकी आवाज पहली बार कमजोर सुनाई दी। वो धीमे से बोली, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो, बस वापस मेरे साथ रहो, ठीक है? उसकी आंखों में पहली बार रिक्वेस्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने बिना सोचे सीधा जवाब दे दिया, मुझे तुम पसंद नहीं हो। 18 साल की उम्र में बस थोड़ी देर के लिए फीलिंग्स आ गई थी। मेरी आवाज पूरी तरह काम थी, लेकिन ये शब्द किसी चाकू की तरह उसके दिल में घुस रहे थे। और शायद मैं उसी वक्त सबसे ज्यादा उसके जैसा लग रहा था। शायद हमारी गरीबी ने मुझे बचपन से एक बात सिखा दी थी, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे पाने की उम्मीद मत करो। रुयान के जाने वाले दिन मैं टूटा जरूर था, लेकिन मैं जल्दी रियलिटी में वापस आ गया। और अब जब वो अचानक वापस आकर रिकंसिलिएशन चाह रही थी तो मुझे ये सब बेहद अजीब लग रहा था। क्या वो उन रिच और फेक लड़कों से बोर्ड हो चुकी थी? क्या अब वो सिर्फ नया टेस्ट ट्राई करना चाहती थी? लेकिन सच कहूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं एक बात अच्छी तरह समझ चुका था, हम दोनों पूरी तरह अलग दुनिया के लोग थे। हमारा साथ होना शुरुआत से ही इम्पॉसिबल था। इसीलिए मुझे सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना था और कुछ नहीं। आखिर में लियू रुयान ने मुझे जाने दिया और अगले ही दिन मुझे लियू ग्रुप से इंटर्नशिप नोटिस मिल गया। उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं इतना बिजी रहने लगा कि टेक्स्ट बुक खोलने तक का टाइम नहीं मिलता था। मैं हर मौके पर नॉलेज सीखने की कोशिश करता, क्योंकि मेरे पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। दोपहर के 12 बजे लंच ब्रेक होने वाला था। बाकी कॉलीग्स आराम से फोन्स चला रहे थे और मैं अब भी फाइल्स अरेंज कर रहा था। तभी अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया, प्रेसिडेंट लियू हॉट सर्च पर ट्रेंड कर रही हैं। ये सुनते ही पूरा ऑफिस एक्साइटेड हो गया, क्योंकि गॉसिप सुनना सबको पसंद था। मैं चुपचाप डॉक्यूमेंट्स पैक करता रहा। फिर किसी ने जल्दी से न्यूज पढ़कर सुनाई, प्रेसिडेंट लियू ने कहा है कि उनके फियांसे प्रेसिडेंट ये नहीं है। ये सुनते ही ऑफिस लिटरली फट पड़ा। सब लोग शॉक में एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि सबको लगता था कि वो और ये नांजे कपल हैं। एक कॉलीग बोला, अगर प्रेसिडेंट ये नहीं तो फिर कौन? दूसरा तुरंत बोला, हाँ यार, उसके लेवल का और कौन हो सकता है? तभी किसी ने फिर फोन देखते हुए कहा, उन्होंने कहा है कि उनका फियांसे एक स्टूडेंट है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी रिवील करना कन्वीनियंट नहीं है। पूरा ऑफिस क्यूरियोसिटी से भर गया, आखिर कौन सा स्टूडेंट इतना कैपेबल हो सकता है? तभी एक कॉलीग ने मजाक में मेरी तरफ देखकर कहा, अरे शाओलिन, कहीं वो तुम तो नहीं? सब लोग हंस पड़े। मैंने भी फेक स्माइल दे दी, लेकिन अंदर से मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। तभी किसी ने एक्साइटमेंट में कहा, प्रेसिडेंट ये ने भी वेबो पर पोस्ट किया है। फिर उसने जोर से पोएम पढ़ी। मैं चांद बनना चाहता था, लेकिन चांद तो किसी हुक को ढूंढ रहा है। सब लोग इंस्टेंटली समझ गए कि पोएम लियू रुयान के लिए थी, और मैं वहीं फ्रीज हो गया, क्योंकि हुक, ये वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में अलार्म बज उठा। कहीं वो इनडायरेक्ट वे में मेरी तरफ तो इशारा नहीं कर रहा था। मेरे मन में अजीब सा अनईजी फीलिंग आने लगा, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। काम खत्म करके मैं जल्दी से बाहर निकल गया। मैं बस डॉर्मेट्री वापस जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही कंपनी गेट से बाहर आया, मैं अचानक वहीं रुक गया, क्योंकि सामने एक लड़की गुलाब लेकर खड़ी थी। मैं उसे देखते ही स्टन्ड रह गया। उसका नाम था हू लीजिंग। जब मैं पहले मिल्क टी शॉप में काम करता था, तब वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी। मैं कई बार उसे रिजेक्ट कर चुका था, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती थी। यहाँ तक कि अब वो कंपनी के बाहर तक आ गई थी। वो मिरर में खुद को देखकर पोज बना रही थी। फिर मुझे देखते ही उसने चार्मिंग स्माइल दी और हाथ हिलाकर बोली, शाओलिन, मैं तुम्हें पिक करने आई हूँ। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं सच में पुलिस बुला दूंगा। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरी। वो हंसते हुए बोली, इतने हार्टलेस मत बनो, मैं रिच हूँ, समझे? अगर तुम मुझे डेट करोगे तो तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। मैंने उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी। ये देखकर हू लीजिंग तुरंत भड़क गई। वो गुस्से में चिल्लाई, लिन जियांगजे, इतना एटीट्यूड मत दिखाओ। मेरे एक इशारे पर तुम जैसे लड़के लाइन में आ जाएंगे। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, कभी मिरर में खुद को देखा है? अगर नहीं देखा तो जाकर अभी देख लो। उसकी आवाज में प्योर एरोगेंस था, और आखिरकार मेरा पेशेंस टूट गया। मैंने गुस्से में उसकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी वो और ज्यादा चीप बातें करने लगी। इतना एरोगेंट बन रहे हो? पता नहीं बेड में भी इतने ही एरोगेंट हो या नहीं। उसकी बात सुनते ही मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। उसी वक्त मूनलाइट में मुझे एक फेमिलियर फिगर दिखाई दी। ऑफिस बिल्डिंग से कोई बाहर निकल रहा था, और अगले ही पल मैं उसे पहचान गया। वो लियू रुयान थी। उसकी आंखें हमारी तरफ टिकी हुई थी, लेकिन उसके पास आने से पहले ही मैंने हू लीजिंग को जोर से पीछे धक्का दिया। फिर पास रखा पानी का कप उठाकर उसके सिर पर उड़ेल दिया और ठंडी आवाज में कहा, दफा हो जाओ। अगर दोबारा मेरे सामने आई तो सच में मार दूंगा। मेरी आवाज इतनी कोल्ड थी कि हू लीजिंग भी डर गई, और पीछे खड़ी लियू रुयान चुपचाप ये सब देखती रही। मैंने उसकी तरफ